वालेकुम स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आप लोगों ने एक्यूट स्टेज को किस तरह से मैनेज करना है। अब हम पढ़ते हैं कि अब पेशेंट एक्यूट स्टेज से रिकवर हो चुका है, ठीक है, उसकी एक्टिव इन्फ्लेमेशन की स्टेज और उसकी पेन जो है वो अब बेहतर हो चुकी है और अब हम लोगों ने उसको किस तरह से मैनेज करना है सब एक्यूट स्टेज में। अब देखिए यहाँ पर उसने हम लोग को पहले हमेशा की तरह टेबल के अंदर कुछ इम्पेयरमेंट बताई हुई हैं। इम्पेयरमेंट में सबसे पहली इम्पेयरमेंट क्या है कि पेशेंट को जो है वो पेन होती है जब भी वो क्या करता है, मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है। पहले पेन हो रही थी कि पेशेंट अपनी रेंज भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, अब पेन हो रही है एट द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन, मतलब रेंज उसने कर ली है लेकिन जैसे ही उसकी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट हुई है, बोनी पार्टनर्स में आपस में कांटेक्ट हुआ है तो पेशेंट को क्या हो गई है, पेन हो गई है। पेन व्हेन द एंड ऑफ अवेलेबल रेंज इज रीच्ड। उसके बाद नंबर 2 पे वो कहता है कि अडीमा। अब अडीमा वो कहता है कि इस स्टेज के अंदर यूजुअली कम हो चुका होता है लेकिन अगर प्रेजेंट है तो फिर आप लोगों ने उसके साथ डील करना है। अडीमा डिक्रीजिंग बट स्टिल मे बी स्टिल प्रेजेंट। उसके बाद क्या है, ज्वाइंट इफ्यूजन है। ज्वाइंट इफ्यूजन में भी वो यही कहता है कि आपको अगर साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं तो आप कर ले, और अगर आपका ज्वाइंट आर्थराइटिक है तो भी आप लोगों ने ज्वाइंट इफ्यूजन के साथ डील करना है। ज्वाइंट इफ्यूजन डिक्रीजिंग बट स्टिल प्रेजेंट इफ ज्वाइंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि अब आपके पास कोई मसला हो सॉफ्ट टिश्यू का, ठीक है, वहाँ पर कोई जो है वो कॉन्ट्रैक्चर बन गया हो, ज्वाइंट के कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर अफेक्टिव हो, उनकी वीकनेस हो या कोई एडहेजन बन गया हो। चौथी इंपेयरमेंट आपके उसके साथ डील करना है, सॉफ्ट टिश्यू मसल एंड ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्चर जो कि इमोबिलाइज रीजन में जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ज्वाइंट और सॉफ्ट टिश्यू के साथ डील करने के बाद अब हम आते हैं मसल्स के साथ डील करना है। मसल वीकनेस प्रेजेंट हो सकती है और मसल वीकनेस की वजह से और ये सारी इंपेयरमेंट्स की वजह से पेशेंट अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा और इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग भी जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर रहा। रिस्ट्रिक्टेड एरियल्स एंड आई एरियल्स, ठीक है। तो 5 इंपेयरमेंट्स थी, पेन थी, एंड ऑफ अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन पे अडीमा था जो कि कम हो रहा था लेकिन अभी भी प्रेजेंट था। ज्वाइंट फ्यूजन थी, सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर मसला था, ज्वाइंट या मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्चर बना था, उसकी वजह से क्या हो गया था, मसल वीकनेस हो गई थी जिसकी वजह से हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड एरियल्स और आई एरियल्स जो है वो डेवलप हो गई थी, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब ना सबसे पहले लास्ट स्टेज में आपको एक्यूट स्टेज में याद होगा जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हम लोगों ने कहा कि पहला स्टेप क्या होगा, आपने पेशेंट को करना होगा एजुकेट। पहले हम लोग एजुकेट कर रहे थे, हम उसको बता रहे थे कि आपका एंटिसिपेटेड टाइम ऑफ रिकवरी क्या है और आपने किस तरह से उस रीजन को प्रोटेक्ट करना है और किस तरह से आपने जो है अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ को जो है वो किस लिमिट तक परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर आप एक्यूट स्टेज में देखें तो हम बात कर रहे थे इन्फॉर्म पेशेंट ऑफ एंटिसिपेटेड रिकवरी टाइम एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द पार्ट वाइल मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट फंक्शनल एक्टिविटी। जबकि यहाँ पर आप लोगों ने पेशेंट को अब बताना है कि एक तो ये कि एंटिसिपेटेड हीलिंग टाइम क्या है, दूसरा आपने उसको कुछ गाइडलाइंस देनी है, उसको होम एक्सरसाइजेस बतानी है और उसको इंकरेज करना है कि आप फंक्शनल एक्टिविटीज़ करें। बाज़ वक़्त पेशेंट को पेन होती है, पेशेंट एक्टिविटी स्टॉप कर देते हैं, लेकिन अब आपने पेशेंट को इंकरेज करना है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है उनको कंटिन्यू रखें। और फिर हम लोगों ने साथ साथ पेशेंट की प्रोग्रेस को भी मॉनिटर भी करना है और फिर पेशेंट के रिस्पॉन्स की बेस पे एक्सरसाइजेस प्लान को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, एंटिसिपेटेड हीलिंग टाइम के बारे में बताना है, उसको होम एक्सरसाइज सिखानी है और उसके बाद उस पेशेंट को इंकरेज करना है कि वो फंक्शनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे और फिर हम लोगों ने पेशेंट को मॉनिटर करके उसका रिस्पॉन्स क्या करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है कि अब हम लोगों ने हीलिंग को प्रमोट, हीलिंग को हम लोग किस तरह से प्रमोट करेंगे। हम लोगों ने क्या करना है, पहली तो बात है कि जब हमारे पास पेशेंट को हमने एक्सरसाइज का होम प्लान दिया या उसको एक्सरसाइजेस कराना शुरू की या हम लोगों ने टेस्टिंग की तो हम लोगों ने क्या करना है, पेशेंट का रिस्पांस मॉनिटर करना है कि पेशेंट एक्सरसाइज प्रोग्रेशन से किस तरह से रिस्पॉन्स, पहले पेशेंट का रिस्पॉन्स हम लोगों ने किया, उसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोग उसको 4 रेपिटेशंस करा रहे थे या 2-5 रेपिटेशंस करा रहे थे या 5 सेकंड के लिए उसको जो है एक स्ट्रेच को होल्ड करा रहे थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइज को 5 से अगर हम लोगों ने 10 सेकंड 5 से 10 रेपिटेशन पे अगर हम लोग मूव किए हैं तो हम लोगों ने पेशेंट का उससे रिस्पांस चेक करना है, ठीक है। पेशेंट रिस्पांस टू टिश्यू टू एक्सरसाइज प्रोग्रेशन। फिर हम लोगों ने डिक्रीज इंटेंसिटी इफ द पेन और इन्फ्लेमेशन इंक्रीजेस। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि अगर मेरी मूवमेंट ज़्यादा कराने से पेशेंट अभी भी पेन की कंप्लेन कर रहा है तो मैंने मूवमेंट को स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट हीलिंग टिश्यू विद असिस्टिव डिवाइसेस ऑर्थोसिस टेप्स एंड ड्रैप, ठीक है। हीलिंग टिश्यू को आपने प्रोटेक्ट भी करना है लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्शन का क्राइटेरिया पीछे एक्यूट स्टेज की प्रोटेक्शन के क्राइटेरिया से डिफरेंस है। वहाँ पर हमारा काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना था, पेशेंट को रेस्ट देना था। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि पेशेंट जो है वो अगर पहले 24 घंटों के लिए ऑर्थोसिस या कुछ इस तरह की यूज़ कर रहा था, अब वो इसको कम कर देगा, अब उसकी ड्यूरेशन हम कम कर देंगे और उसके अंदर जो टाइम है फ्री मूवमेंट का उसको अलाउ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले पेशेंट 24 घंटे के लिए कर रहा था, अब हमने उसको कहा है कि रात के टाइम आपने बस स्लीपिंग के वक्त आपने
आपने जो है वो उसको लगाना है, या सोने से पहले आपने जो है वो उस ऑर्थोसिस को लगाना है, ठीक है, जबकि बाकी पूरा दिन आप मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए, प्रोटेक्ट हीलिंग टिश्यू विद असिस्टिव डिवाइसेस, ऑर्थोसिस टेप्स और डैप्स, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम the joint is free to move each day and decrease use of assistive devices as the strength in the supporting muscle increases। ठीक है, तो हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से उसका जो है वो टाइम ऑफ फ्री मूवमेंट इंक्रीज कर देना है। अब अपनी हीलिंग को प्रमोट कर लिया, अब आपने तीसरा काम क्या करना है, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, सॉफ्ट टिश्यू मसल एंड जॉइंट की मोबिलिटी को इंप्रूव करना है, जो कि हमारी ये दोनों इंपेयरमेंट्स के साथ डील करेगा। अब वो कहते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको याद होगा हम लोगों ने कहा था कि इट इज़ हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू यूज़ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज इन एक्यूट स्टेज। लेकिन अब हम जब हम लोग सब एक्यूट स्टेज पर आ गए हैं तो हम कहते हैं कि आपने पैसिव ROM से अब आ जाना है एक्टिव असिस्टेड पे। एक्टिव असिस्टेड से क्या मुराद है कि पेशेंट जो है वो खुद अपनी मूवमेंट कुछ परफॉर्म कर रहा है, कुछ उसको थेरेपिस्ट मूवमेंट में असिस्ट कर रहा है, और साथ ही फिर हम लोगों ने प्रोग्रेस कर जाना है किसके ऊपर, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जब ये काम कर लिया तो दूसरा हमारा मकसद क्या होगा कि हम वहाँ पर स्कार की मोबिलिटी को इम्प्रूव करें। फिर हम लोग क्या करें कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने जो एक तो उसकी मोबिलिटी को इम्प्रूव किया स्कार की, और उसकी अगर हमारे पास जो भी इंजर्ड एरिया था इसके इर्द गिर्द कोई ऐसे टिश्यू सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जो कि उस जगह की रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट करें, लिमिट करें, तो हम लोगों ने उसको भी डील करना है। प्रोग्रेसिवली इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ द रिलेटेड स्ट्रक्चर इफ द लिमिटिंग ROM यूज इफ दे आर लिमिटिंग ROM यूज टेक्निक स्पेसिफिक टू द टाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, उसी टाइट स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोगों ने टेक्निक इस्तेमाल करनी है। जब आपने ये सब कर लिया, अब आपने देख लिया कि आपका टिश्यू हीलिंग की तरफ जा रहा है। अब आते हैं मसल वीकनेस को डील करने के लिए। तो आप लोगों ने मसल वीकनेस को डील करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। क्योंकि वहाँ पर अभी नए टिश्यूज़ आए हैं, नई हीलिंग, दोबारा से एक टिश्यू बन रहा है, ठीक है, इंजर्ड टिश्यू अब रिकवर हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको जो है वो प्रॉपर मैकेनिक्स और प्रॉपर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के बारे में सिखाएंगे। तो आपने वहाँ पर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल डेवलप करना है, मसल इंड्योरेंस ठीक करनी है, और वहाँ जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर आपने स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है। जिसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कराएंगे मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज ऐसी एक्सरसाइजेज होती है जिसमें हम लोग मल्टीपल पार्ट ऑफ द रेंज में जो है ना वो करा रहे होते हैं रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल एल्बो फ्लेक्जन हो रही है, ठीक है, तो पेशेंट पहले अगर हमारे पास कोई भी रेंज है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम उसकी 0 से 15 में था तो हम लोगों ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया, फिर 15 से 30 के बीच में था तो यहाँ पर हम लोगों ने रेजिस्टेंस कराई, यहाँ फिर हम लोगों ने उसको जॉइंट को डिफरेंट एंगल्स पे, यानी उसको मिड पॉइंट पोजीशन में हम लोगों ने रख के जो है वो मूवमेंट कराए, फिर उसको फ्लेक्स पोजीशन में रख के हम लोगों ने रेजिस्टेंस अप्लाई की। कुछ इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस जो है वो मल्टीपल एंगल्स में अप्लाई करके जो है ना वो पेशेंट को ट्रेन कर रहे होते हैं। अच्छा, आइसोमेट्रिक में हम लोग बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करते हैं, बहुत कम मिनिमल जो है वो रेजिस्टेंस हम लोग जो है वो यहाँ पर ऑप्टिमल रेजिस्टेंस पेशेंट को दे रहे होते हैं ताकि वो जो कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक से अब आपने जो है ना देखना है कि हमारे पास फिर आप लोगों ने क्या करना है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को इनिशिएट कराना है। मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स पेशेंट को कराने के साथ साथ आप किस पे आ गए, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन पर आ गए। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन के साथ आप लोगों ने फिर उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है ना, तो आपने वहाँ पर क्या कराना शुरू कर देनी है, वेट बेयरिंग कराना शुरू कर दी। फिर जो इर्द गिर्द के पोस्चरल मसल्स अगर आप देखने का वीक है तो आपने उनके अंदर स्टेबलाइजेशन भी कराना शुरू कर देनी है। ये सब कराने के बाद लास्ट में आपने प्रोग्रेस करना है किसके ऊपर, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस के ऊपर, नहीं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के ऊपर जो है ना वो आप लोगों ने मूव कर जाना है। ऐसी मूवमेंट्स होती हैं आइसोटोनिक जिसमें जो है वो हमारे पास लेंथ चेंज हो रही होती है, मसल मूव कर रहा होता है, जबकि हमारे पास जो विजिबली जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जबकि हमारी आइसोमेट्रिक में मसल विजिबली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है, लेकिन जो है वो मूवमेंट उसकी जो लेंथ चेंज नहीं हो रही होती। और आइसोटोनिक के अंदर ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें मूवमेंट जो है वो चेंज हो रही होती है, मसल की जो लेंथ है वो क्या हो रही होती है, ऑल्टर हो रही होती है, चेंज हो रही होती है थ्रू आउट द मूवमेंट। ठीक है, ये वैसे आपको कॉन्सेप्ट अभी तक पता होगा। जब हम लोगों ने उसको आइसोटोनिक पे ले गए, फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू कर दिया, उसका एक्सरसाइज पैटर्न कंट्रोल कर दिया न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल डेवलप करने के लिए, फिर उसको प्रॉपर मैकेनिक्स ट्रेन किया, और फिर अल्टीमेटली जब हमने देखा कि पेशेंट सब स्टेजेस से गुजर रहा है तो फिर हम लोगों ने उसको जो है ना लेटर स्टेज में क्या कराना शुरू कर दी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराना शुरू कर दी। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक से, फिर हम लोगों ने पेशेंट को एक्टिव ROM कराई, फिर हम लोगों ने प्रोटेक्टेड वेट बेयरिंग कराई, फिर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस कराई, फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि जब उसकी रेंज ऑफ मोशन ज्वाइंट प्ले और हीलिंग इंप्रूव हो रही है तो फिर हम लोगों ने क्या कराई, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कराई, फिर हमने उनकी रेपिटेशंस को इंक्रीज कर दिया, फिर हम लोगों ने पेशेंट को प्रॉपर एक्सरसाइज पैटर्न
सिखाया और फिर हम लोगों ने उसको प्रॉपर मैकेनिक्स के बारे में बताया और फिर हम लोगों ने उसकी जो है ना उसको प्रोग्रेस किया रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस पे। जब आपने देखा कि न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, मसल इंड्योरेंस ये सब डेवलप हो गया, तो अब आपने आना है इंटेग्रिटी एंड उसके एसोसिएटेड एरियाज के फंक्शन को डील करने में। लेकिन आप लोगों ने जैसे कि अगर हम लोग बात करें एल्बो पे कोई इंजरी हुई है, ठीक है, और हमारे पास उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जी, यहाँ पर हमारे पास बाइसेप था, ये ब्रेकियालिस था, ये ब्रेकियोरेडियालिस था, ये मसल्स थे, कि हमारे पास फोर आर्म के मसल्स थे। तो हम क्या चाहते हैं कि हम उनकी इंटेग्रिटी को इंप्रूव करें, लेकिन वो कहते हैं हम लोगों ने वहाँ पर स्ट्रेंथनिंग अप्लाई करनी है, वहाँ की स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेज प्रोवाइड करनी है, लेकिन हम लोगों ने ये देखना है कि इनके ट्रेन करने की वजह से, ब्रेकियोरेडियालिस को ट्रेन करने की वजह से, फोर आर्म के मसल को ट्रेन करने की वजह से कहीं एल्बो पर तो स्ट्रेन नहीं आ रहा, कहीं एल्बो वाला जो इंजर्ड एरिया था वो तो नहीं खराब हो रहा। तो हम लोगों ने दोनों अफेक्ट को मॉनिटर करना है। देखिए उसने बताया हुआ है अप्लाई प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग एंड स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज मॉनिटरिंग इफेक्ट ऑन द प्राइमरी लेजन। फिर आप लोगों ने क्या करना है, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज को स्टार्ट करना है किसके ऊपर, हीलिंग टिश्यू के ऊपर। अभी आप साइड वालों पे कराते हैं, अब आपने किस पे करना है, हीलिंग टिश्यूज के ऊपर ऐसी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करना है जो कि उसकी सिम्टम्स को एग्जैक्टिवेट ना करें। ठीक है, आई होप कि आपको जो है ना ये पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। 5 स्टेप है, पेशेंट को एजुकेट करना है, हीलिंग ऑफ द इंजर्ड टिश्यू को प्रमोट करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, रिस्टोर करना है सॉफ्ट टिश्यू के मोबिलिटी को, और फिर आप लोगों ने न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, मसल इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, और लास्ट पे आपने जो है ना इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है उसके एसोसिएटेड एरियाज की। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन और जॉइंट स्वेलिंग नॉर्मली डिक्रीज इन अर्ली स्टेज। लेकिन ऐसा हो रहा है कि आप उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं और एक्सरसाइज कराने के 24 घंटे बाद भी पेशेंट, देखिए एक इंजरी हुई है, इंजरी के बाद एक्सरसाइज कराने के बाद एक नॉर्मल सी बात है कि पेशेंट थोड़ी सी पेन की कंप्लेन करता है, लेकिन वो पेन बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर वो पेन 24 घंटे तक भी खत्म नहीं हो रही है और वो मजीद बढ़ती जा रही है, तो उस केस में आपने जो है ना एक्सरसाइजेज को देखना है कि शायद हो सकता है कि मेरी एक्सरसाइजेज हाई इंटेंसिटी है, तो उस केस में अपनी आपने जो है वो प्रोग्रेशन कर लेनी है, एक्सरसाइज को उस हिसाब के आपने जो है वो मॉडिफाई करना है। ठीक है, द साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन और swelling normally decreases early in the stage. Some discomfort will occur as activity level is progressed, but it should not last longer than a couple of hours. Signs of too much motion or activity in are resting pain, fatigue, increased weakness, spasm, जो कि 24 घंटे से ज़्यादा लास्ट कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कि क्रॉनिक स्टेज की मैनेजमेंट आप लोगों ने किस तरह से करनी है।